नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो नए वाली साइंस है एक्सप्लोरेशन, उसका चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 पूरा कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 भी हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, न्यूक्लियस क्या होता है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटेल से पढ़ेंगे। और एक बात और, आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए फ़ोन को तिरछा पकड़ो और जो क्वालिटी है उसको 720 या फिर 1080 पे सेट करो। अब देखिए, व्हाट इज इंटीरियर ऑफ ए सेल, यानी सेल के अंदर क्या होता है, आज हमें ये देखना है पहले। द इंटीरियर ऑफ ए सेल इज द लिविंग एक्टिव पार्ट इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर का हिस्सा वह जीवित सक्रिय भाग होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यानी कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, एक ऐसा एक्टिव पार्ट होता है, वो जीवित होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सेल। अगला, मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स। अधिकांश कोशिकाओं के 3 मूल भाग होते हैं भाई। अधिकांश जो कोशिका होते हैं उसके 3 मूल भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दूसरा है साइटोप्लाज्म। तीसरा है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। अब देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। यह कोशिका की बाहरी सीमा होती है, यानी कोशिका के सबसे बाहर मिलती है। दूसरा है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज इट अलोज ओनली सम सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल। यानी यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनिंदा पार्टिकल्स को ही अंदर या बाहर आने देगी। इसके बाद में है साइटोप्लाज्म। इट इज ए सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस। यह एक अर्धद्रव होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जो हिस्सा होता है उसको भरता है। इट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड इज द साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? इट इज ए प्रोमिनेंट यूजुअली स्पेरिकल स्ट्रक्चर। यह एक प्रमुख और गोलाकार संरचना होती है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। यानी इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, ये इसी के अंदर होता है भाई। और ये किसको कंट्रोल करता है? सारी की सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यही करता है, उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंट्रोल, इट इज़ द ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यह सेल का मस्तिष्क, यह सेल का मस्तिष्क और सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। अगला, इन एडिशन अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पार्ट्स। इन 3 पार्ट के अलावा, 3 पार्ट कौन कौन से थे भाई? सेल मेम्ब्रेन थी पहली, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा था साइटोप्लाज्म और तीसरा था न्यूक्लियस। इन 3 के अलावा सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे नीचे हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, फिर है माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। इस प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं, आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। की आइडिया, सबसे ऊपर देखो, दीज 3 पार्ट्स आर ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनल। ये तीनों भाग और कोशिकांग मिलकर समन्वित तरीके से कार्य करते हैं, तभी कोशिका जीवित और कार्यशील बनी रहती है। यानी ये तीनों भाग और सारे जो ऑर्गेनल हैं, ये जो मैंने नीचे दिखा रखे हैं, सारे ऑर्गेनल और तीनों भाग मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड वे से काम करते हैं, सारे मिलकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से जो कोशिका है वो जीवित रहती है और कार्यशील बनी रहती है। अब बात आती है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल होता क्या है? ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ऑर्गेनल वे छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य के भीतर पाई जाती हैं। मोस्ट ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट हेल्प द सेल टू सर्वाइव एंड वर्क एफिशिएंटली। अधिकांश ऑर्गेनल विशिष्ट कार्य करते हैं जो कोशिका के जीवन और कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। यानी जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका विशिष्ट काम होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई भोजन बनाता है, कोई उसको स्टोर करता है। यानी सभी जो ऑर्गेनल्स हैं उनका अलग अलग काम होता है।
अब इसके बाद में है वाई आर ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में क्यों पाए जाते हैं? पहला पॉइंट देखिए, ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म सो दैट दे कैन परफॉर्म दियर फंक्शन एट द राइट प्लेस एंड टाइम। साइटोप्लाज्म में निलंबित रहने से ऑर्गेनल सही समय और सही स्थान पर अपना कार्य कर पाते हैं। यानी ऑर्गेनल सही स्थान और सही समय पर अपना कार्य कर पाते हैं साइटोप्लाज्म में होने की वजह से। दे हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर। ईच ऑर्गेनल हैज ए स्पेसिफिक जॉब। वे कार्य विभाजन में मदद करते हैं। हर ऑर्गेनल का एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी उसमें जो कार्य विभाजन है वो बढ़ जाता है कि भाई ये काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा। तो इससे सेल के अंदर बहुत सारे काम एक साथ सुचारू रूप से चल पाते हैं। ये सबसे अच्छा काम है। अगर मान लो ऑर्गेनल नहीं होते, सारा काम अगर मान लो साइटोप्लाज्म को करना पड़ता, तो जो कार्य है उसको करने में देरी होती। तीसरा पॉइंट है दे इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। वे ये कोशिका के कार्यों की दक्षता और समन्वय को बढ़ाते हैं। यानी इससे जो सेल के कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है और जो कोऑर्डिनेशन आपस में वो भी बढ़ता है। अगला है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स एंड दियर बेसिक रोल्स। महत्वपूर्ण ऑर्गेनल और उनके मूल कार्य। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी फॉर ऑल एक्टिविटीज। कोशिका की ऊर्जा का केंद्र होता है और एटीपी यानी ऊर्जा बनाता है। उससे अगला है क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेक फूड ग्लूकोज यूजिंग लाइट एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश का यूज करके इसके अंदर भोजन बनता है। उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। यह कोशिका का परिवहन तंत्र होता है भाई। यह क्या होता है? कोशिका का परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। आर ई आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आर का मतलब यहां पे क्या है? रफ। यानी यहां पर ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं इसके ऊपर इस प्रकार से डॉट डॉट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विद राइबोसोम्स, यानी इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। मेक्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाते हैं भाई। ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एसईआर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मेक लिपिड्स, ये लिपिड्स बनाते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, गोल्जी बॉडी मॉडिफाइज सोर्ट्स पैक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन लिपिड को संशोधित, चेक और भेजने का कार्य करते हैं। यानी प्रोटीन जो बनता है और जो लिपिड बनता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा, उसको ये क्या करता है? संशोधित करता है, चेक करता है और भेजने का कार्य करता है, यानी उसका ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी। उसके बाद में है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मेक प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है भाई ये। यानी यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाते हैं यहाँ पे, यानी इसके अंदर आरएनए की मदद से प्रोटीन बनता है। इसके बाद में अगला देखिए, लाइजोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी पाचन एंजाइम होते हैं। ब्रेक डाउन वेस्ट ओल्ड सेल पार्ट्स एंड जर्म्स। अपशिष्ट पुराने भाग व रोग जनकों को तोड़ते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पुराने भाग होते हैं सेल के, रोग जनक जो होते हैं उनको तोड़ते हैं। अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं। साल्ट एंड वेस्ट, साल्ट को स्टोर करते हैं और वेस्ट को स्टोर करते हैं। इन प्लांट सेल्स दे मेंटेन टर्जिडिटी। पौधों के अंदर वे टर्जिडिटी बनाए रखते हैं, यानी इसकी वजह से जो सेल होती है वो टाइट रहती है, यानी कठोर रहती है, फुली हुई रहती है। उसके बाद में है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस H2O2। यानी ये जो फैटी एसिड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि H2O2 उनको तोड़ते हैं और हटाते हैं। उसके बाद में अगला है सेंट्रोसोम। इसको हम सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। यानी सेल के विभाजन में और स्पिंडल फाइबर बनाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सेल के विभाजन में और स्पिंडल फाइबर बनाने में सेंट्रोसोम मदद करते हैं। उसके बाद में है साइटोस्केलेटन।
साइटोस्केलेटन क्या होता है? गिव शेप, सपोर्ट एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आकृति और सहारा देते हैं तथा गति और अंदरूनी परिवहन में सहायक है हमें। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? साइटोस्केलेटन का काम होता है अंदरूनी सहारा देते हैं, गति में और अंदरूनी परिवहन में सहायक है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स थे। जरूरी नहीं है कि ये सारे ऑर्गेनल एक ही सेल के अंदर पाए जाएं, हो सकता है किसी के अंदर इनमें से 2-4 ना हो। ठीक, वो सेल की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। अगर आपको ये याद करनी है तो आप इसको साथ के साथ नोट करते रहें और 2 या 3 दिन में एक बार रिवीजन करते रहें, तभी ये याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। अगला, रिमेंबर, याद रखें, नॉट ऑल सेल हैव ऑल ऑर्गेनल्स। अभी बात करी थी हमने, सभी सेल्स के अंदर ये सारे ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यानी कौन से ऑर्गेनल किस सेल के अंदर होंगे ये सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है ये देखिए, इन शॉर्ट ऑर्गेनल्स आर टाइनी वर्कर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कार्य करता है। टुगेदर दे परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। मिलकर वे समन्वित तरीके से कोशिका के सभी जीवन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, यानी वे सारे मिलकर के कोशिका के अंदर जो जीवन प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करते हैं भाई। और इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला पूछा था। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। इसका राइट आंसर दिया था क्राफ्टी एंड ने इसका राइट आंसर दिया था, और तुषार दानिया ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। आगे, व्हाट आर सेल स्ट्रक्चर्स? कोशिका संरचनाएं क्या हैं? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल्स दैट हेल्प द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कोशिका के भीतर उपस्थित वे संरचनाएं जो कोशिका को उसके कार्य करने में सहायता करती है उनको हम बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। बट सम बेसिक स्ट्रक्चर्स आर कॉमन टू ऑल। लेकिन कुछ मूलभूत संरचनाएं सभी में सामान्य होती हैं, यानी कुछ संरचनाएं ऐसे होती हैं जो सभी सेल में सामान्य होती हैं, लेकिन जो अलग अलग सेल होते हैं उनमें कुछ संरचनाएं भिन्न हो सकती हैं। आगे, कंपैरिजन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचनाओं की तुलना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर पाई जाती है? बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी के अंदर मिलती है भाई। उसके बाद में है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर भी होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो नहीं होती है भाई। एनिमल सेल के अंदर क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनिमल सेल को भोजन के लिए कार्य करना पड़ता है, डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, तो उसको मूवमेंट करने के लिए जो सेल वॉल है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि सेल वॉल क्या काम करती है? सेल वॉल एक फिक्स आकार प्रदान करती है, यानी अगर सेल वॉल होगी तो सेल का आकार फिक्स हो जाएगा। ठीक, अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तीनों के अंदर होता है भाई, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। उसके बाद में है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक। सुस्पष्ट केंद्रक बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है भाई। इसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, यानी एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, उसी के अंदर इसका जो मेन काम है वो होता है, यानी सारे जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है। उसके बाद में है प्रीमिटिव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मैंने अभी बात करी थी, बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है और बाकी प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। छठा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, झिल्लीबद्ध अंगक, यानी झिल्ली वाले ऑर्गेनल बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होते हैं और प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन सभी की झिल्ली होती है। इसके बाद में अगला, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, यानी पीछे वाले हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, उनके अंदर से आपके लिए क्वेश्चन है। आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। जिनके भी राइट आंसर होंगे उनका नाम अगली वीडियो के अंदर लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड।
ऑप्शन हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है? द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 1 से 2 नैनोमीटर, 7 से 10 नैनोमीटर, 50 से 100 नैनोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगला, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स दैट लेक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सरल कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर जैसे मान लो ये सेल है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है कि भाई सिर्फ इतना इतना न्यूक्लियस, हम ये नहीं कह सकते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती हैं जिसमें एक सुव्यवस्थित नाभिक और अन्य झिल्ली बंद अंगक नहीं होते हैं, यानी ये नहीं होते हैं भाई इसमें, ठीक है। वेयर आर प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम नीला हरित शैवाल बोलते हैं। आर्किया के अंदर पाए जाते हैं भाई, जो गर्म झरनों के अंदर पाया जाता है। लाइव इन सोयल, जो मृदा में रहते हैं, पानी में रहते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, चरम परिस्थितियों में रहते हैं। इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे जीव हैं, उसके अंदर भी रहते हैं। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये छोटी होती हैं भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटी होती हैं। इनके की फीचर क्या होते हैं, यानी मुख्य विशेषता क्या है भाई? पहला है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर कोई भी सुव्यवस्थित नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, वो एक रीजन के अंदर पाया जाता है, एक क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। दूसरा पॉइंट है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी बिना झिल्ली वाले ऑर्गेनल इसके अंदर होते हैं। ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स। यानी जो झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं भाई, यानी इसमें ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं जिनकी झिल्ली होती है। अगला है सर्कुलर डीएनए। इनका जो डीएनए होता है वो वर्ताकार होता है। मोस्ट प्रोकैरियोट्स हैव ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अधिकांश प्रोकैरियोटिक में एकल वर्ताकार अणु होते हैं, वर्ताकार डीएनए के अणु होता है। अब बात आती है इसकी साइज की, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यूजुअली 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी जो डायमीटर होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है भाई। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, यानी 10 माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 10 की पावर -6 मीटर। कितना मीटर में हो जाएगा ये? अगला पॉइंट है सिंपल स्ट्रक्चर एंड फास्ट रिप्रोडक्शन। यानी इसकी जो संरचना है वो बहुत ही सिंपल होती है, आसान होती है, और इनका जो प्रजनन है वो बहुत ही तेज होता है। और ये बाइनरी फिशन के द्वारा प्रजनन करते हैं भाई। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? एक 2 में टूट जाएगा, फिर वो 2 अगले 2 में टूट जाएंगे। इस प्रकार से इनका जो प्रजनन होता है वो बहुत ही तेज होता है। अगला है सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट। इनके अंदर कोशिका भित्ति सामान्यतः उपस्थित होती है, और वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन। इससे पीछे वाली जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? प्लांट की सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो बैक्टीरिया है उनकी पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। आगे, अब जो प्रोकैरियोटिक्स हैं इनके क्या फंक्शन है भाई? देखो, कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यानी इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो जीवन प्रक्रियाएं वो होती हैं, साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रक्रिया हो जाती हैं। ऑब्टेन एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। ऊर्जा प्राप्त करना, प्रोटीन संश्लेषण, चयापचय करना, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं भाई। हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। पोषण चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं ये। सम आर यूजफुल, इनमें से कुछ यूजफुल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट होता है भाई हमारे लिए, अच्छा होता है ये। सम आर हार्मफुल, कुछ एक हार्मफुल यानी हानिकारक भी होते हैं, जैसे पैथोजेंस होते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो अगला एक पॉइंट है थिंक, यानी सोचो। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन के सबसे सरल और प्रारंभिक रूप है, यानी सबसे प्रारंभ में बैक्टीरिया सेल ही उत्पन्न हुई थी पृथ्वी के ऊपर। अब इसके बाद में नीचे देखो, इन शॉर्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, प्रोकैरियोटिक सेल्स सरल होती हैं, स्मॉल होती हैं यानी छोटी होती हैं, लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, ऑल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सभी फंक्शन सभी कार्य साइटोप्लाज्म में होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी सहायता से। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, पहली बात। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल है वो नहीं होते हैं। न्यूक्लियोइड होता है, स्मॉल साइज की होती हैं, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, बहुत ही तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है, साइज छोटी होती है और इसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसके पीछे हमने इसमें पढ़ा था, इसकी साइज कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ये बात भी याद रखना भाई। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसकी साइज कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर, ये बात आप याद रखना। कई किताबों में ये आपको ये भी मिल जाएगा कि 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होती है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जब एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा कि हमें कौन सा आंसर टिक करना है। जैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, पहला ऑप्शन मिल गया 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर, ये ऑप्शन मिल गया आपको। दूसरा ऑप्शन मिल गया 12 से लेके 15 माइक्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन मिल गया 20 से लेके 25 माइक्रोमीटर। और चौथा ऑप्शन मिल गया 25 से लेके 30 माइक्रोमीटर। तो हमने क्या पढ़ा है? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है, तो ये इसके अंदर आएगा, यानी ऑप्शन ए के अंदर आएगा। तो हमें ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगला, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? अभी हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? छोटी होती हैं, सरल होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ये हमने पढ़ लिया भाई। अब इसके बाद में है यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस सेल दैट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी ये एडवांस होती हैं भाई और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी उसका जस्ट उल्टा है। एडवांस सेल है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेंट्रोसोम्स। ठीक, इसके अंदर सुव्यवस्थित न्यूक्लियस भी होता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। की पिक्चर क्या है इसके? पहला है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक सुव्यवस्थित नाभिक होता है, ये बात हमने पढ़ ली। जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन ए ट्रू न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है ये, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ भरा होता है। अगला, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं भाई, उनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट है लार्जर इन साइज, साइज इनकी बड़ी होती है भाई, यूजुअली आमतौर पर 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है साइज। कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसकी कितनी थी? 1 से 10 माइक्रोमीटर। उसकी कितनी थी भाई? प्रोकैरियोटिक सेल की थी 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, ये बात याद रखना। प्रोकैरियोटिक की 1 से 10 और यूकैरियोटिक की 10 से 100 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक की 10 से 100, प्रोकैरियोटिक की 1 से 10। प्रोकैरियोटिक छोटी, यूकैरियोटिक बड़ी, प्रोकैरियोटिक छोटी, यूकैरियोटिक बड़ी। आगे, मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज़्यादा जटिल होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड, यानी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं भाई। हैव ए हाई डिग्री ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें उच्च स्तर की कंपार्टमेंटाइजेशन और कार्य विभाजन होता है। अगला है सेल वॉल इन प्लांट एंड सम अदर यूकैरियोट्स, यानी सेल वॉल जो होती है वो
कुछ एक प्लांट सेल के अंदर और कुछ एक यूकेरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है भाई, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक, अब इसके बाद में है वेयर आर यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये पता नहीं क्या लिख रखा है, यानी एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं और प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं भाई यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद में आगे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके मेन फंक्शन क्या हैं, मुख्य कार्य क्या हैं? पहला है कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस एफिशिएंटली, सभी जीवन प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक संपन्न करती हैं। दूसरा है ऑब्टेन एनर्जी थ्रो रेस्पिरेशन, मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है भाई। अगला है सिंथेसाइज प्रोटीन्स लिपिड्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन लिपिड और अन्य जैव अणुओं का संश्लेषण करती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफाई मटेरियल्स इनसाइड द सेल, पदार्थों का परिवहन और उनमें संशोधन करती हैं। अगला पॉइंट मेंटेन होमोसेटिस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, आंतरिक संतुलन बनाए रखती है और परिवर्तनों में प्रति परिवर्तन देती है। अगला है अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, विकास मरम्मत और प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन जैसे माइटोसिस और मियोसिस करती है भाई। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है इसके बारे में डिटेल से चैप्टर के एंड में आएगा, चैप्टर के एंड में ये टॉपिक है माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। अब इसके बाद में आगे देखिए, रिमेंबर याद रखें यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर, ये बड़ी होती हैं भाई, मोर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा जटिल होती हैं, एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड यानी अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित होती हैं यानी संगठित होती है अच्छे तरीके से, देन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की बजाय। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं होती हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है? आमतौर पर 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होती है भाई, किसकी? प्रोकैरियोटिक की, ये होती है प्रोकैरियोटिक की। और यूकैरियोटिक की क्या होती है? यूकैरियोटिक की होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर। पीछे एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर। इसके बाद में नीचे दिखा रखा है टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप। तो पहली हमारी प्लांट सेल, इसको मैं एक बार जूम कर देता हूं, अच्छे से दिख जाएगा। मैग्नीफाई स्लाइड्स, देखिए यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके टाइप हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल होती है भाई, प्लास्टिड्स होते हैं, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक ये दिख रहा है आपको नीला नीला, ये सेंट्रल वैक्यूल होता है, मोर रेगुलर शेप, इनकी जो शेप होती है वो नियमित होती है भाई। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, वैक्यूल होता भी है तो छोटा सा होता है या होता ही नहीं है, इरेगुलर शेप होती है यानी शेप अनियमित होती है, यानी इसकी शेप चेंज होती रहती है। आगे अब इसको छोटा करना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखिए कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तुलना। अब इसके अंदर हमने जो भी पीछे पढ़ा है दोनों के बीच में वो सारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। देखिए पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। हमने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला डायमीटर ऑफ ए टिपिकल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर कितना होता है? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल का 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो बड़ी होती हैं भाई, पता लग जाएगा क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। अगला है नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जीव में कोशिका की संख्या, यूजुअली यूनिसेलुलर, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो लगभग आमतौर पर एक सेल वाली होती हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, यानी उनके अंदर एक कोशिका भी हो सकती है और बहुत सारी कोशिकाएं भी हो सकती हैं। अगला है चौथा पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं।
पांचवा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। अगला है जेनेटिक मटेरियल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल नेक्ड एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, यानी एकल वर्ताकार डीएनए अणु जो विशिष्ट प्रोटीना के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब इसके बाद में है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं क्रोमोसोम्स के रूप में विद प्रोटीन्स एंड स्टोन्स, जो प्रोटीन्स और स्टोन्स के साथ में जुड़े होते हैं। अब इसके बाद में आगे देखो, उदाहरण प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया। और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। ये याद रखना भाई, यूकैरियोटिक सेल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। आगे, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनल्स? अंगकों की आवश्यकता क्या है, यानी ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं सेल के अंदर? ए सेल हैज टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम। एक सेल को एक ही समय पर बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। इफ एवरीथिंग हैपन्स इन द सेम प्लेस, यानी अगर सब कुछ एक ही जगह पर हो, इट विल बी स्लो, वो स्लो हो जाएगा भाई। यानी अगर एक ही व्यक्ति सारा काम करेगा तो सीधी सी बात है काम स्लो हो जाएगा। और वही काम अगर अलग अलग व्यक्ति करें, अगर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दे दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ईच ऑर्गेनल एक्ट लाइक ए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट और मशीन, प्रत्येक अंगक एक विशेष विभाग या मशीन की तरह कार्य करता है। रिमेंबर, मोर ऑर्गेनल्स, मोर स्पेशलाइजेशन, मोर एफिशिएंसी, बेटर सर्वाइवल, यानी अधिक ऑर्गेनल होंगे तो अधिक विशेषज्ञता होगी, अधिक दक्षता होगी, बेहतर जीवित रहना, यानी ज्यादा जीवित रहने की पॉसिबिलिटी होगी। आगे, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है भाई? द न्यूक्लियस इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से बनता है न्यूक्लियस। बीच बीच में इसमें छिद्र होते हैं, यहाँ पे ये छिद्र होते हैं भाई, ताकि मटेरियल यहाँ से एंटर कर सके। ये डबल लेयर होती है, एक लेयर यहाँ पे होती है, एक लेयर यहाँ पे होती है। ये लेयर किसकी होती है? ये लेयर फॉस्फोलिपिड की होती है भाई। किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड के अंदर एक होता है हेड और नीचे होती है टेल। ये तो होता है हाइड्रोफिलिक और ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये तो होता है बाहर और ये होते हैं अंदर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, बाहर तो होगा हेड और अंदर होगी टेल। ये तो होगी एक लेयर, लेकिन ये डबल होती है, यानी इस प्रकार से नीचे और मिलेगा। इसी प्रकार से ये लेयर्स बनती हैं। ठीक, डबल लेयर हो जाएगी। तो ये मैंने इसमें डिटेल से बता दिया। इस प्रकार से लेयर होती हैं दो। आगे देखते हैं, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यह सेल का कंट्रोल सेंटर होता है भाई। एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और अनुवांशिक जो मटेरियल होता है वो इसी के अंदर होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। अब इसके बाद में नीचे देखिए, द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए विच कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द सेल। नाभिक को कोडेड निर्देशों का घर कहा जाता है क्योंकि इसमें डीएनए होता है जो कोशिका की संरचना, क्रिया, वृद्धि, प्रजनन और व्यवहार के लिए निर्देश वहन करता है। आगे देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक की संरचना क्या होती है? देखिए, सबसे बाहर ये जो आपको लेयर देख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर डबल होती है। पहली बात, ये डबल लेयर होती है। ठीक, और किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है भाई। ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको अंदर, ये होता है न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर ये जो आपको धागे से दिख रहे हैं, ये धागे होते हैं क्रोमेटिन। ये धागे क्या होते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, और जहाँ पर धागे बहुत ही घने होंगे, यानी जहाँ पर इनकी भीड़ ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्रोमोसोम बनते हैं। जब इन धागों की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, जिस जगह पर ये कंडेंस हो जाएंगे, वहाँ पर क्रोमोसोम बनते हैं। यानी वो सेल डिवीजन के अंदर मदद करते हैं भाई, क्रोमोसोम बन के। यानी जब सेल का डिवीजन होगा तब क्रोमोसोम बनते हैं। और जहाँ पर जो
क्रोमेटिन है वो दूर दूर होता है, वहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो दूर दूर होता है, यानी इसका मतलब वहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता है। तब जब सेल का डिवीजन होगा वहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो पहले देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाभिक झिल्ली, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द्विस्तरीय झिल्ली जो नाभिक को चारों ओर से घेरती है और इसे साइटोप्लाज्म से अलग करती है, यानी इसमें डबल लेयर होती है, इसमें डबल लेयर होती है भाई। अगला, न्यूक्लियर पोर्स, यानी यहाँ पर छिद्र होते हैं, ये छिद्र हैं भाई, पूरे न्यूक्लियस के अंदर छिद्र होते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलोज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाभिक झिल्ली में मौजूद सूक्ष्म छिद्र जो नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों की आवागमन की अनुमति देते हैं। न्यूक्लियोलस, डेंस राउंड नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। नाभिक के भीतर स्थित घना गोलाकार और बिना झिल्ली वाला भाग, यही राइबोसोम संश्लेषण का स्थल है, यानी राइबोसोम का संश्लेषण यहीं पर होता है भाई, न्यूक्लियोलस के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में है क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए, डीएनए का एक धाग्यनुमा नेटवर्क होता है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसमें, इट कंडेंसीज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, यानी ये कंडेंस होके, ये जो धागे हैं ये कंडेंस होके यानी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर, ठीक है। तो कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं फिर, यानी क्रोमोसोम बनाते हैं और कोशिका विभाजन के दौरान होते हैं भैया। उसके बाद में आगे, न्यूक्लियस के की फीचर क्या हैं, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल, सबसे बड़ा और प्रमुख ऑर्गेनल है भाई, यानी सबसे बड़ा है और सबसे प्रमुख है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक जानकारी जो होती है वो इसी के अंदर स्टोर होती है। ट्रांसमिट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, यानी अगली पीढ़ी तक का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस ही पहुंचाता है। अब इसके बाद में देखिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है। स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंटेन्स डीएनए विच कैरीज ऑल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, डीएनए को संग्रहित करता है जिसमें समस्त वंशानुगत जानकारी होती है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी है भाई, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद में अगला देखिए, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज, यानी सेल की जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर की तरह कार्य करता है। एंड रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और सेल की जो सारी की सारी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है यानी नियंत्रित करता है। तीसरा, राइबोसोम फंक्शन, राइबोसोम फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस सब यूनिट्स, न्यूक्लियोलस आरएनए और राइबोसोम सब यूनिट का संश्लेषण करता है, यानी जो राइबोसोम है उनका संश्लेषण कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है भाई। अगला चौथा, हेरिडिटी ट्रांसमिशन, इंश्योर्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, जैविक जानकारी को, ये क्या दे दिया, मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है, यानी जो मात्र कोशिका है उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी उन तक पहुंचाने में ये मदद करता है, कौन, न्यूक्लियस। अगला है प्रोटीन सिंथेसाइज, इनडायरेक्ट रोल, बाय कंट्रोलिंग एमआरएनए फॉर्मेशन एंड राइबोसोम प्रोडक्शन, एमआरएनए के निर्माण और राइबोसोम उत्पादन को नियंत्रित करके प्रोटीन संश्लेषण में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। आगे, वाई इज न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है। विदाउट न्यूक्लियस ए सेल कैन नॉट ग्रो, यानी बिना न्यूक्लियस के सेल ग्रो नहीं हो सकती है, रिप्रोडक्शन नहीं करेगी और परफॉर्म इट्स फंक्शंस प्रॉपरली, यानी अपने जो फंक्शंस हैं उनको भी प्रॉपरली सही ढंग से पूरा नहीं करेगी अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यह जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मरम्मत के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी न्यूक्लियस जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिपेयर के लिए ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इट कैरीज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ फॉर द सेल, यह कोशिका के लिए जीवन का खाका, जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, अपने में रखता है। इसके बाद में है इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम द सेल,
अगर सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाएगा, द सेल लॉसेज कंट्रोल ओवर ऑल इट्स एक्टिविटीज एंड फाइनली डाइज। तो कोशिका के ऊपर सारा का सारा जो नियंत्रण है वो खो जाएगा और वो मर जाएगी। आगे देखिए, हाउ इज जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिक सामग्री कैसे व्यवस्थित होती है। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए हेरिकल मैनर टू फिट इन द न्यूक्लियस एंड टू फंक्शन प्रॉपरली। न्यूक्लियस में मौजूद अनुवांशिक सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वह न्यूक्लियस में समा सके तथा ठीक से कार्य कर सकें। आगे है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पे है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है डीएनए की फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये दिख रहे हैं आपको 2 लेयर्स ही हैं, एक ये है और एक ये है भाई, ठीक है। कैरीज ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर सारी की सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो अनुवांशिक जानकारी होती है वो इसके अंदर होती है भाई। कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश रखता है ये क्या रखता है? प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश रखता है। उसके बाद में देखिए जीन क्या होते हैं। ए जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी ये जो डीएनए है पूरा इसका एक छोटा सा स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोला जाएगा? जीन बोला जाएगा। दैट कोडेड फॉर ए प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए, जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जो किसी प्रोटीन या कार्यकर्ता आरएनए के लिए कोड रखता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस ए स्पेसिफिक ट्रेट कैरेक्टर, अनुवांशिकता की इकाई है, किसी विशेष लक्षण गुण को निर्धारित करता है। यानी किसी विशेष गुण या लक्षण को निर्धारित करेगा जीन। जैसे हम कई बार ये नहीं बोलते हैं कि इसके तो जीन में ही है ये, तो जीन ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। आगे है क्रोमेटिन। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स स्टोन्स टू फॉर्म ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। यानी जो क्रोमेटिन होता है वो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, यानी जब सेल डिवाइड नहीं होती है तब ये ऐसे खुला खुला होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये स्टोन से जुड़ा होता है भाई, यानी स्टोन के ऊपर चिपके होते हैं ये। लूज थ्रेड लाइक फॉर्म अलो डीएनए टू फिट इन द न्यूक्लियस, एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड अदर फंक्शंस। ढीले धागों जैसी संरचनाएं डीएनए को न्यूक्लियस के सामने समाने में मदद करती है, प्रोटीन संश्लेषण तथा अन्य कार्य में सक्रिय रहती है भाई। अगला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल का डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड कोइल टाइटली टू फॉर्म विजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है जब सेल को डिवीजन होना होता है, यानी जब सेल 2 में डिवाइड होती है तब जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, यानी एक जगह पर इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ पर बनते हैं क्रोमोसोम्स। आगे देखो, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल, यानी सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, अविभाजित कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के रूप में एग्जिस्ट करता है भाई, और क्रोमेटिन ऐसे खुला खुला होता है, यानी जब सेल डिवाइड नहीं होती है तब ये खुला खुला होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब ये जो क्रोमेटिन है ये एक जगह पर ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, वहाँ पर फिर क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन संघन होकर दृश्य क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब देखिए नीचे, रिमेंबर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। डीएनए जीन पार्ट ऑफ डीएनए, यानी जीन डीएनए का ही पार्ट है। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। क्रोमोसोम कब बनता है? जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा तब क्रोमोसोम बनेगा। इसके बाद में है नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमेटिन होता है और डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या आ जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। उसके बाद में है डीएनए जीन का भाग, जीन डीएनए का भाग, यानी जो जीन होता है वो डीएनए का भाग ही होता है। ये हिंदी में है उसका, उसी का पार्ट है भाई, ये मैंने बता दिए, इससे ऊपर वाले दोनों पार्ट हैं। तो इस प्रकार से पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।